संस्था की ज़मीन है, संस्था के लिए रहेगी। एजुकेशन सोसाइटी की ज़मीन है, वो वही रहेगी। ये सोसाइटी की है, ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, और ये चौधरी चांदम जी ने ली थी। मतलब ये चौधरी नहीं चौधरी चांदराम जी ने तो जमीन मतलब सरकार से ली थी ये। और चौधरी देवीलाल ने ग्रांट दी थी या बंसीलाल ने दी थी? ये ग्रांट भी दी गई थी इसको ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी में ITI बनाने के लिए। ये भजनलाल ने दी, चौधरी भजनलाल ने दी। अच्छा, चौधरी भजनलाल द्वारा यहाँ पर ITI बनाई गई थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले लंबे समय से यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। चौधरी चांदराम जी जीवित भी हैं या नहीं? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है 2015 में जी। लेकिन यहाँ ITI थी। हमें यहाँ बल्कि स्कूल बनाना है और उसमें हमें परेशान कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमें काम नहीं करने दे रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैं आज आपके साथ अगर बैठी हूँ तो एक विशेष मुद्दे को लेकर के आपको बता दूँ। पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और मामला है ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी का। जी हाँ, इस मुद्दे को कई बार हमने आपके साथ साझा किया और बताया कि किस तरीके जो ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी है उसका गठन किस तरीके हुआ, कैसे उस संगठन को ज़मीन दी गई और किस तरीके वहाँ पर ITI भी बनाई गई ताकि जो बच्चे कहते हैं फाइनेंशियली जिनके माँ बाप जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिल सके, वो लोग पढ़ लिख के कुछ बन सकें। लेकिन आज वो एजुकेशनल सोसाइटी जो है केवल और केवल नाम की रह गई है। उसकी जो ज़मीन है वो केवल ज़मीन बन कर के रह गई है। वहाँ पर सोसाइटी के नाम पर या फिर ITI के नाम पर केवल और केवल ज़मीन है, जिस पर आज कुछ लोग जो हैं खेती बाड़ी करते हैं। उसकी तमाम जो कहते हैं जानकारी है पहले आपको दे चुके हैं, लेकिन शायद आपके माइंड से स्लिप हो गई, तो आज फिर से उन यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण कुमार जी, जो शुरू से ही ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशनल सोसाइटी के मुद्दे को उठाए हुए हैं। और इनका प्रयास एक ही रहता है कि किस तरीके वो ज़मीन फिर से उन ज़रूरतमंदों के काम आ सके। वास्तव में जिनके भविष्य को उजागर करने के लिए वो ज़मीन जो है सोसाइटी के मेम्बरान को दी गई थी और आज उसके हालात क्या हो गए हैं। कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। नमस्कार जी। आपकी और आपके इंडिया की दहाड़ के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और मैं सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। अच्छा कृष्ण जी, बीच में काफ़ी लंबा समय हो गया, हम भी किन्हीं कारणों से उस मुद्दे को नहीं उठा पाए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने लास्ट खबर लगाई थी उषा अहलावत जो चौधरी चांदराम की बेटे की बहू है। एक बार ना अगर सारे ही मुद्दे को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, मतलब शुरू से बता दें कि ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी किसने गठन किया, उसका किस तरीके ज़मीन मिली, थोड़ा सा छोट लफ्ज़ों में अगर बताएंगे तो दर्शक शायद ज़्यादा कुछ समझ पाएँ। ये जी चौधरी चांदराम ने 1978 में एक सोसाइटी तैयार करी थी जी, जिसके जिसके अंदर 1978 में MLA और MP तकरीबन इस सोसाइटी के मेंबर थे, 28 मेंबर बने थे। और 1984 ये सरकार ने ज़मीन दी थी। ये इस पर्पज़ के लिए दी थी जो गरीब बच्चे, गरीब परिवार से जो गरीब बच्चे हैं, जो कम पढ़ लिखे हैं, जो पढ़ लिख और उनको पढ़ाया जाए और फिर उनको कोर्स करवाया जाए और उनको रोज़गार करवाया जाए। जो ज़्यादा पढ़ ले और ज़्यादा कोर्स कर ले तो उसको नौकरी भी दिलवाई जा सके। और जो कमो करे थे, जो नहीं कर सके थे, उनको रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से सहायता भी देती थी और उनको उनका रोज़गार स्वरोज़गार करने के लिए उनको पैसे भी देती थी और उनको औजार भी देती थी। चौधरी भजनलाल ने 1984 में इसका उद्घाटन किया था जी। ये 1984 से लेकर और 2013 तक चलती रही। अच्छा, मतलब 1984 से 2013 तक कंटिन्यूटली चलती रही? हाँ, कंटिन्यू चलती रही। अच्छा, इसमें ITI भी थी, बहुत बड़ी ITI की वर्कशॉप थी जिसके अंदर मोटर से लेकर छोटे व्हीकल तक के सभी कोर्स होते थे। जितने कोर्स अपने यहाँ कम से कम या 18-20 कोर्स होया करते। मैं 1989 में इसमें इंस्ट्रक्टर लग गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर। अच्छा, था। आप भी उस सोसाइटी में काम कर चुके हैं? हाँ, काम कर चुका हूँ मैं जी। इस करके मैंने इसका पूरा नॉलेज था। ये सिर्फ गरीब बच्चों की थी, गरीब बच्चे आए थे और पढ़े थे, निःशुल्क पढ़ाई की जा रही थी जो कि गरीब परिवारों ने उन बच्चों का फ़ायदा मिल सक रहा था। और उन 2013 में हमें पता चला कि वो पाड़ दी गई थी।
अच्छा, मतलब 2013 में, उससे पहले आप कहीं और चले गए थे? कितने साल आप इस सोसाइटी में काम किया आपने? मैं 1995 तक रहा इस सोसाइटी में। 1995 में। आप कौन से सन में गए थे सोसाइटी? 1989 में गया था। 1989 में गए थे, और 1989 में जाने के बाद आप 2000 तक? नहीं, मैं रहा यहाँ 1995 तक। 1995 तक, मतलब 7-8 साल आप इस सोसाइटी में रहे? में रहे जी। हमें पूरा ज्ञान है इसका। अंगद राम जी प्रिंसिपल होया करते, इसके चौधरी डीडी कैसप चेयरमैन होया करते। अच्छा कृष्ण जी, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, जब हम लोग पहली बार इस सोसाइटी की खबर लेने के लिए गए थे, जब हमें पता लगा कि सोसाइटी की ज़मीन है 16 पता नहीं 14 एकड़ ज़मीन है, खुर्द बुद हो रही है, और हमें जो खबर मिली थी, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, तो उस समय तो मेरे को लगता है कि वहाँ सिर्फ एक टूटी फूटी बिल्डिंग, जहाँ पे एक बुढ़िया माई रहती थी अपने बीमार बेटे के साथ में, बाकी ज़मीन पे तो कुछ भी नहीं था। आप कह रहे हो पूरी ITI थी, स्कूल था। ये 2013 के अंदर है। ये यहाँ के पार्षद थे शीला जी, और ये काफ़ी 5-7 पार्षद थे। चौधरी चांदराम और इसके परिवार उषा लावत व इसके साथ अन्य आदमी थे। इन्होंने ये उसकी बिल्डिंग पाट दी और औजार बेच दिए थे, जिसके कई करोड़ों के थे। उसके बाद से विवाद चलता रहा, और इसी तरह मतलब ये बेचने के फिराक में चलते रहे। हम रोकते रहे इनको, तो रोकने के बाद आज तक ये स्थिति चल रही है। क्यों? फिर बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार में इनका हाथ था, जो कि ये ऊपर तक करे। हम ऊपर नीचे जानते रहे, तो ये DC साहब को, SP साहब को फ़ोन करते रहे। थाने में हम दरख्वास्त देते तो SHO साहब के हमारे खिलाफ मतलब कोई मतलब हमारी कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से आज तक हम धक्का खा रहे हैं। और ये फसल को बो रहे और बेच रहे, ठेके पे दे रहे हैं उसको, और उसके बाद 9-10 लाख रुपये हर सालाना कमा रहे हैं उससे। अच्छा कृष्ण जी, अभी आपने कहा कि आप लोग दरखास्त देते हो, DC को भी देते हो, SP को भी देते हो, ऊपर भी कई जगह आपने दरखास्त दी, लेकिन आप ये कह रहे हो कि इनका हाथ है ऊपर नीचे। कौन है वो लोग जिनका ऊपर नीचे हाथ है, जो उनसे फ़ोन कर देते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती? आप लिखित में बयान भी देते हो, वहाँ जाकर हाजिरियाँ भी भरते हो, फिर आपकी सुनवाई नहीं होती? संजय भाटिया जी से मिले थे हम। संजय भाटिया जी ने, MP साहब थे, इन्होंने सीधा कह दिया वो तो ज़मीन बिक रही है। जैसे कहा था संजय भाटिया जी ने, जैसे कि उसने खुदे बेच रखी है उस जमीन को, इसके साथ है। अच्छा, मतलब ऐसा बोला संजय भाटिया ने? संजय भाटिया जो BJP से मतलब MP थे 2019 की अगर बात की जाए। हाँ जी, MP साहब से हम इसीलिए मिले थे भी। ये BJP सरकार ये कहती है हम तो सबका साथ, सबका विकास करते हैं और गरीबों का साथ देते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। इसी मंशा से हम गए थे, और काफ़ी आदमी गए थे। हम गरीब परिवार थे सारे मिलने के लिए, भाई गरीब परिवारों की संस्था चालू हो जाए दोबारा से, और यहाँ गरीब बच्चे पढ़ने लगे और कोर्स करने लगे। तो हम तो इस मंशा से गए थे। वो कहा कि ये तो चांदराम की ज़मीन है। चांदराम ने कोई खरीदी थोड़ी कहता है ये चांदराम की ज़मीन है? उसने कही थी, जो ये भाटिया जी ने, संजय भाटिया जी ने, MP साहब ने। ये कहते हैं कि चांदराम की ज़मीन है, जो कि चांदराम ने ये भी कहा, प्रयोग करी है बात। ये ज़मीन ऑल इंडिया अंत्योदय एजुकेशन शिक्षा समिति के नाम है, जो कि जमाबंदी में भी ऑल इंडिया अंत्योदय शिक्षा समिति वासी पानीपत के नाम से ज़मीन है। इसका कोई मालिक नहीं है। इसकी मालिक है तो है ना, इसको कोई बेच सकता मखा जी, बिक तो सकती है नहीं जी। मालिक है नहीं इसका, ऑल इंडिया अंत्योदय साइन थोड़ी करेगी, रजिस्ट्री के ऊपर तो साइन होंगे। अब थोड़े दिन पहले हमें पता चला, हम तुम्हारे साथ काम कर रहा था संदीप रालन, हमने कहीं से पता चला कि भाई संदीप उन्हें रालन ने खरीद लिया। तो हम का पीछे प्रशासन हो रहा था, अम्बेडकर के नाम से वो कर रहे थे हम प्रदर्शन। उस दिन हमने पता चला कि भाई न्यू रालन, हम रालन के पास गए, काफ़ी जने गए, जाके उससे पूछा, माँ जी तो आप कह रहे थे साथ दे रहा, तन तो हमारी ज़मीन ने खरीद ली। अच्छा, संदीप रलन अब बात करें तो एक उद्योगपति हैं जो सोशल वर्कर भी हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो आप? उनकी बात करें। हमें पता चला कि भाई और रालन नहीं है। फिर राजेश रालन का पता चला हमें। मैंने राजेश रालन से बात करी। राजेश रालन बोला कि मैं तो चेयरमैन हूँ इसका। मखा जी चेयरमैन ये तो बिके नहीं सकती, उषा लावत नहीं इसकी कुछ भी, जो कि सोसाइटी का नियम है, जो समिति बनती है उनका नियम बना हुआ है। जो भी कोई भी पदाधिकारी बनेगा या उसके आगे मेंबर शामिल होंगे, उसमें 2/3 बहुमत होना जरूरी है। 2/3 बहुमत नहीं, हमने जामनगर हाउस से सारे कागजात निकलवाए। वो तो अकेले एक मेंबर के साइन हो रहे चांदराम के, उसके चांदराम से थोड़ी वो अकेले के बनेगी। वो तो जो साइन जो चांदराम के हुए हैं, कब के हुए हैं? कोई डेट भी होगी उनके ऊपर? 2015 के हैं। या हमने तो उसमें फर्जी है कि 2015 में तो चांदराम जी मेरे लिए थे। अच्छा, मतलब 2015 में
सिग्नेचर होते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि चांदराम का तो इंतकाल 2015 से पहले हो चुका है। हाँ, तो उसका 2015 में देहांत हो गया था। हमें जो पता चला ये तारीख का तो हमें अच्छा, आजकल knowledge- मुर्दे भी सिग्नेचर करने लगे हैं जाके दफ्तरों में। ये हो सकता है जी, जब साइन है उस पर। हाँ, तो जब हमने कई बार कहा, हमें सारों को पुलिस में भी ये कहा, मखा जी इसके या फर्जी बनी हुई है, इसके साइन करो। कागज़ तो आज तक कोई कागज़ नहीं दिया हमने। 11-12 साल हो गया हमने इसे चक्कर में लगे हुए। हमने आज तक उषा लावत ना अतुल मलिक आका वकील वहाँ अड़ जाता है। आका उषा अलावत कौन है और अतुल मलिक कौन है? ये उषा लावत है चौधरी चांदराम के बेटे की बहू संजय की, जो कि वो भी स्वर्गवास हो चुका है। तो ये इसके साथ लगे हुए हैं काफ़ी आदमी। ये पीछे मनोहर लाल खट्टर भी इसकी कोठी पे गया था रोहतक में। उस टाइम भी हमें बेरा चला कि भी ये इस ज़मीन को तबादला करने के चक्कर में। तबादला कैसे होगा जी? यहाँ के आदमी नहीं रहते, यहाँ गरीब आदमी नहीं है। नहीं, मतलब एक जगह जो पानीपत के गरीब लोगों के लिए दी गई, मतलब ऐसा कोई प्रावधान है जो उसको ट्रांसफर करके पानीपत के गरीबों से छीन के रोहतक के गरीबों को दे दी जाए? क्यों, ऐसा कौन सा प्रावधान है जी जो यहाँ गरीब नहीं होंगे? मतलब यही तो किया जा रहा है, यही तो कर रहे होंगे ना वो। किया जा रहा है, यही मतलब समझ- पानीपत की जमीन मतलब उठा के रोहतक में जाने लग रही है। नहीं जाने तो लग रही, जिप जाएगी तो जिप जिप कोई साइन करने वाले होगा। ऑल इंडिया तो उठ के थोड़ी साइन करेगी, उसका कोई वो थोड़ी है। वैसे उस सरकार वो थोड़ी बदल देगी उसको। कानून तो कानून ही है। जब कानून ये है कि भाई संस्थाएं अपने संस्था यहाँ चालू करो, वो मटेरियल कहाँ बेचा गया, उसके पैसे उसकी भरपाई कहाँ, किस खाते में, संस्था का खाता कहाँ है, इसका आधार कार्ड भी, वो पैन कार्ड भी होगा, वो कहाँ पर है उस अलावत से। ये इसके संस्था का जो गवर्नमेंट से पैसे लिए जाते हैं, को गवर्नमेंट में एनजीओ में इसको रजिस्ट्रेशन करो, कहाँ करवाया उसने? जो ये 11 साल हो गए नुका काम ITI बनावाएंगे, यहाँ संस्था चालू करेंगे, 11 साल से कहाँ कर रहे, क्या काम कर रहे हैं? क्यों नहीं करे इन्होंने उस दिन का? हम गए इनके पास, DC साहब के पास, बोले कि जी मैं तो बेचने के लिए फिरा। मैंने DC साहब से कहा, जो अब मौजूदा DC साहब हैं यहाँ, इनको कहा दैया साहब को, सर आप भी मिलो, हम भी मिलेंगे, पूरा इंडिया का समाज मिलो और उस संस्था को चलाओ और गरीब बच्चों को पढ़ाओ बिना फीस। अच्छा कृष्ण जी, पीछे एक बार अगर बात की जाए, मेरे ख्याल 1 या 2 साल की बात होगी, अंबेडकर जयंती भी मनाई गई थी वहाँ पे। और उस अंबेडकर जयंती के मौके पे वहाँ पे अतुल मलिक भी, उषा अलावत भी और एक और लहरी सिंह शायद कोई सदस्य थे इसके संस्था के, वो भी थे, मौजूद थे। उस समय हमारी बात हुई थी उषा अलावत से, तो उषा अलावत ने ये कहा था कि ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन है ये, तो फिर वो कैसे बेच सकते हैं? उन्होंने खुद कहा था कि मैं यहाँ पे स्कूल बना के गरीब बच्चों को सुपुर्द करना चाहती हूँ। ये तो फर्जीवाड़ा बना रही जी, धोखे है उसको भाई वैसे बेच के और उसके पैसे ऐंठने के चक्कर में। हमने कहा कई बार, कहते हैं पता लगता है गुप्तचर विभाग से कि भाई कोई आदमी कह देता है उसकी तो रजिस्ट्री हो रही, माँ दिखा दो भाई। हक भाई वो तो वैसे मतलब उषा लावत ने साइन कर दिया एफिडेविट पे, एफिडेविट से थोड़ी ज़मीन बिकती है। ये तो दींग धक्के था जो वो काम हो रहा गरीबों के साथ लड़ाई लड़के के भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का काम कर रहे। दो सरकार एक तरफ तो कह रहती है हम सबका विकास करेंगे, गरीबा के तो गड़गोट रहे, गरीबों को तो मारे। जो चीज़ आज तक एक बताओ 10 साल में कितने वहाँ से कोर्स करके जानते, कितना अपना रोजगार कर लेते, कितने वहाँ से वो करते, कितने परिवारों को सहायता मिलती। क्या गरीबों के तो धक्का दिया, गरीबों के तो गिट्टी गोटी गई है। जो गरीबों को धक्का दे रहे हैं बीजेपी सरकार के, जब हमने MP साहब के काफ़ी गए, हम आयोग तक गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अच्छा, ये फाइल मेरे हिसाब से खट्टर साहब की मेज़ तक भी गई थी जब वो CM थे। हाँ बिल्कुल, 2 बार, एक बार नहीं दो बार गई जी। अच्छा। खट्टर साहब के पास कार्रवाई नहीं होती जी, खट्टर साहब के पास भी चले गए, सबके पास चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अभी नायब सिंह सैनी बने हैं मुख्यमंत्री, उनके पास गए आप जब से बने? उनके पास गया था जी, मैंने बात चलाई थी ऑफिस में, इसके कोठी पे गया था। उन्होंने पब्लिक थी काफ़ी, उन्होंने अनसुनी कर दी, कोई बात नहीं सुनी जी। मतलब उनके पास समय इतना नहीं मिला उनको, 59 दिन की राजनीति मिली अगर CM के तौर पर बात की जाए, तो वो मतलब गौर नहीं कर सके इस बात पे। 59 दिन तो बहुत होते हैं जी, जिसने काम करने हो तो 10 दिन में बहुत कुछ कर देता है। जो करने में आता है तो 10 दिन में कर दे, रात में कर देते हैं, बहुत काम हो जाता है। जो नियत की बात होती है, तो ये CM नाम का CM बना रखा, काम तो कोई और कर रहा। अच्छा, अभी आप लंबे अंतराल के बाद फिर से सोसाइटी का मुद्दा उठा के आए, अब मेन कहाँ से शुरू हुआ ये मुद्दा? आखिर फिर आपको ये तकलीफ़ हुई कि समाज की जो जगह है वो कहीं जाने लग रही है, कैसे मतलब ये चीज़ मतलब आपके सामने आई? हाँ, हमें पता चला, ये दोबारा से बेरा चला कहीं से कि भाई ये तो ज़मीन राजेश रैलन ने खरीद ली।
भाई राजेश रल्लन पानीपत का ही रहने वाला है। कोई पानीपत का रहने वाला संदीप रैलन का कोई भाईचारा बता रहे हैं, हम उसे चक्कर में तो उसके पास गए थे भी, कभी हमारे साथ लगे। उनका भाई तो ही नहीं है, एक मैंने सुना है संदीप रल्लन के चाचा पता नहीं ताऊ का बेटा है राजेश रल्लन, शायद छाजपुर की तरफ उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह है। ये मालूम नहीं है जी, उसका इतना जरूर बेरा लगे हमने भाई, जो आप जैसे से किसी से पता कराया और को संदीप रैलन का चाचे ताऊ में तो कोई भाई है। अच्छा। तो हमने तो पहले उसका नहीं बेरा था, हमने तो इस रैलन का बेरा था कि हमारे साथ भी लगे, मैं तो बोले वो आज उठा रहा था, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया। अच्छा, आपको तो लगा कि संदीप रल्लन ने विश्वासघात कर दिया? विश्वासघात कर दिया। और उसने फिर उससे पता चला, हम 10-20 आदमी मिले थे, वो बोले अभी मैंने नहीं करे, आज भी मैं तो गरीब बच्चों के साथ हूँ और गरीब परिवारों के साथ हूँ, गरीब परिवार इसमें मेरे पर जो मदद लेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये कहा था उन्होंने। अच्छा, इसमें एक ठेकेदार भी इन्वॉल्व था? ठेकेदार है, अब भी है, वो थाने में तो कह देता मेरा कोई रोल नहीं। अच्छा। और वो ओडी बैठा पाता है, डीसी ऑफिस में गए हम, डीसी ऑफिस में भी साथ था, वो तो न्यू कहता मिल बैठ के खा लो, क्यों के मिल बैठ के खा ले, हम तो कहीं सस्ता बना ले। कहता है ये बात मिल बैठ के? संजय उसने जयसिंह ठेकेदार ने कही थी। अच्छा, मिल बैठ के खा लो, मिल बैठ के क्यों खा ले भाई, सस्ता बना लेने। तो हमने ये भी कहा सभी से मिलकर भाई तुम भी, हम भी चंदा बटला करके ले आएंगे, तुम भी लागो और सस्ता बना लो। यहाँ सरकार से नक्शा पास करवाओ, स्कूल कहाँ पर बनना है, 15-16 एकड़ ज़मीन है, तो 1-2 किला नहीं है, 15-16 एकड़ ज़मीन है, एक साइड में स्कूल बन जाए, एक साइड में कोचिंग सेंटर बन जाए, एक साइड में ITI बन जाए। अच्छा, मतलब पीछे मैंने जब बताया अम्बेडकर जयंती के मौके पे उषा अहलावत थी, अतुल मलिक था, जय सिंह भी वहाँ पे मौजूद था, संदीप रल्लन भी मौजूद था, लहरी सिंह भी था, और भी समाज के कई लोग थे। कई लोग उस टाइम मैंने अतुल मलिक के भी बयान लिए थे, आप भी वहीं थे, आपके सामने ही बातचीत हो रही थी मेरी। तो उन्होंने तो ये कहा था कि ITI की ज़मीन है, नीम खोदी हुई थी एक जगह पे, तो वो कह रहे थे कि नीम खोदी है, यहाँ पे स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है, और आप ये कह रहे हो ज़मीन बेच दी, मतलब वो स्कूल कहाँ गया फिर? नीम कहाँ खोद रखी थी, एक 4 कसी मार के ना थोड़ी सी 1 इंच ज़मीन उठा के ना कोई नीम खोदती है वहाँ। अच्छा। जब ईंट ला के गिरी गई, नीम खोद दी है, कहाँ से नक्शा पास करवाया? कोई नक्शा पास नहीं करवा। चौधरी लारी सिंह ने उस दिन स्पष्ट कहा था ये ज़मीन बिक नहीं सकती, इसमें हम दोबारा से इंस्टीट्यूट वो कराएंगे, अब पूरे विश्व में सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट बनेगा, ITI बनेगी, कोचिंग सेंटर बनेंगे, यहाँ पर सबसे बड़े कोचिंग सेंटर होगा पूरे विश्व के अंदर, रुका रोड़ा होगा। उस टाइम उषा अलावत भी तो वहीं थी, उषा अलावत ने खुद कहा था कि ये संस्था की ज़मीन है। जी जी। और ये भी ये कह रहे हैं कि उषा अलावत ने साइन कर दिए तो बेच दी। भैया हम कह रहे हैं उसको कागजों को तो दिखाओ। अच्छा कृष्ण जी, अभी आपने बोला कि लहरी सिंह भी कहते थे कि अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा, यहाँ पे लोग यहाँ से शिक्षित होके रोजगार प्राप्त करके जाएंगे, तो लहरी सिंह भी अब उनके साथ ही मिल गए क्या? नहीं, लहरी सिंह से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, वो बोला भी आपने भी काफ़ी दिन में मका जी मैं क्या करूँ, मैं तो ये सोच रहा था भाई चलो सभी मिलकर काम कर लेंगे, ये हम भी गरीब आदमी थे, हमने सारी आन थोड़ी उड़ा पड़े रहा तो ये तो सारी आन क्यों रुपये वाले आदमी है। ये सुनिए हमने उड़ा, मैं देखने भी गया था एक दिन, और टीवल लगा दिया, किस बात का जी? टीवल लगाया किस बात के लिए? पहले भी लगाया था और लगा दिया? नहीं, टीवल पहले नहीं लग रहा था वहाँ। अच्छा। ईब लगाया उन्होंने टीवल। अच्छा। जो खेती करे दूसरे के टीवल से पानी देते थे वहाँ, उस तक ठेके पे दया कर दे। ये भी अपने लिए मनसा में कुछ और कोई मनसा इनकी, जो अकबई ओड़ा फ्लैट बना के बेच दे, उसको बेचने के मनसा इनकी। तो ITI छोड़ो, इन सरकार से नक्शा नहीं पास करो, क्यों नहीं करवाया नक्शा पास? पब्लिक को क्यों नहीं दिखाते नक्शा? अकबई वो करेंगे, गरीब समाज को क्यों नहीं गेला लगाते हैं? गरीब समाज गेला लगा के जब काम करने के लिए तैयार है और संस्था बनाने के लिए तैयार है, क्यों नहीं लगाते? इनकी मनसा बेचने की इस करके क्यों नहीं लगाते हैं? कृष्ण जी, अगर लहरी सिंह जो सदस्य हैं इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अभी भी इस संस्था के, क्या वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है? अगर मतलब सामने तैयार है तो क्या इंडिया की धाड़ पे अपना वो बातचीत रखेंगे जो वो चाहते हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए, या फिर उसको बेच के अपना अपना हिस्सा लेके साइड हो जाएं? कुछ कहना चाहेंगे लहरी सिंह जी भी? नहीं, लहरी सिंह से बात हुई थी हमारी, और न्यू कह रहा था इलेक्शन होने दे, उसके बाद हम आएंगे और फिर कार्रवाई कुछ न कुछ कार्रवाई शुरू करते हैं, यह बात हुई थी मेरे से। अच्छा, एक माता भी वहाँ पे रहती थी बुजुर्ग, चली गई वहाँ, अभी धमका है कबाब भी उठा दी इन्होंने। अच्छा, वो भी धमका दी? हाँ, वो भी धमका दी, वो भी नहीं पाई वहाँ। धमकियाँ तो उसको पहले ही देते थे। अच्छा, धमकी देने वाले में कौन कौन है? ये धमकियाँ ठेकेदार अतुल मलिक हो रही है उसाला हो, तो कौन देता धमकी? और तो किसी ने जरूरत नहीं धमकी देने की। अच्छा, मतलब इनको यही है धमकाने वाले? जो वहाँ बैठे जो आवेगा जाओगे वही देगा धमकी, तो जिन्हें जरूरत होगी वो देगा। अच्छा, आप अब क्या चाहते हैं? मतलब तो ये चाहते हैं जी वहाँ ITI चले,
ITI स्कूल कोचिंग सेंटर चले और बने दोबारा से गरीब बच्चे जो कहते हैं उसी तरिया निःशुल्क पढ़े और आगे तरक्की हो। हम तो ये चाहते हैं। तो देख सकते हैं कृष्ण कुमार, और आपको बता दें कि ITI थी ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी के द्वारा जो चलाई जाती थी। दोनों नहरें क्रॉस करते ही जैसे ही नहर के साथ हम लोग कच्चे रास्ते से उतरते हैं तो ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की ज़मीन जो है नहरी विभाग के जो कमरे बने हुए हैं या दफ्तर बना हुआ उसके साथ ही लगती ज़मीन जो है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की थी। और वहाँ पर कभी ITI स्कूल और पूरा बड़ा संस्थान हुआ करता था जहां बच्चे पढ़ लिख करके कोचिंग ले करके अपने भविष्य को उज्जवल करते थे। लेकिन 2013 में उसको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। मौके पर उस समय शीला MC हुआ करती थी वार्ड नंबर 25 से, वार्ड नंबर 23 से, वार्ड नंबर 23 से वो भी उसमें इन्वॉल्व थी। 4-5 MC जैसा कि कृष्ण कुमार जी ने कहा वो भी इन्वॉल्व थे और बड़े बड़े नेता लोग, उन्होंने वहाँ से जो ITI थी, स्कूल था, इंस्टीट्यूट था, उनका नामो निशान मिटा करके वहाँ खाली जमीन छोड़ दी। नहीं क्या उन्होंने सामान रखवाया था, MC साहब थे जितने, इन्होंने सामान रखवाया था। अच्छा। जब उसको पाड़ रहे थे ट्रैक्टर भी बल्कि चौकी में खड़े कर दिए थे, उसकी अखबार में की कटिंग भी है जी, वो कराया, सारा मटेरियल रखवाया था जितने पानीपत के MC थे इन्होंने जी। अच्छा, रुकवाया था, उन्होंने रुकवाया था। उस सामान को रुकवाने के बाद रातों रात किसी तरह कुर्सी मनसा थे किसने कटवाया सामान और बिकवा दिया, रातों रात बकवाया, दिन में नहीं अच्छा, मतलब पता ही नहीं लगा कि उनको MC बेच गए या कोई और नेता बेच गया? नहीं बेचा, चांदराम के परिवार ने बेचा उसमें। अच्छा, चांदराम के परिवार ने? हाँ, चांदराम के परिवार ने बेचा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ITI को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। तमाम बिल्डिंग, कहते हैं मशीनें हैं उठ के जा सकती हैं, लेकिन इन्होंने तो बिल्डिंग की नींव तक को उखाड़ करके बेच दिया। ये कहना है कृष्ण कुमार का, और इसे सारे काम के पीछे हाथ है चौधरी चांदराम, जो संस्था के संस्थापक कह लीजिए, उसके अध्यक्ष कहिए, उसके कर्ता धर्ता कहिए, उनके परिवार के द्वारा ये तमाम काम किए जाते हैं। और आज उन्हीं का परिवार, और परिवार के नाम पर अगर बात की जाए तो परिवार में चौधरी चांदराम जो हैं वो इंतकाल उनका हो चुका है, उनकी पत्नी है वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है, बेटा दुनिया छोड़ करके जा चुका है, और आगे बेटे की पत्नी है जो उसके द्वारा आज इस ज़मीन को बेचने की जो है कवायद शुरू है, बिल्कुल शुरू है। और एक बुज़ुर्ग माता वहाँ पर रहा करती थी, 1-2 इंटरव्यू हमने उसके भी चलाए थे, और वो माता हमेशा कहा करती थी कि मुझे जय सिंह आकर के धमकियाँ देता है, उषा अहलावत है, अतुल मलिक है, और दबी जुबान में माता ने संजय भाटिया का भी नाम लिया था। तब ये कहा करती थी मुझे नहीं पता वो भाटिया है कौन, लेकिन संजय भाटिया है कोई। आज कृष्ण कुमार जी ने सीधे सीधे लफ्ज़ों में ये कहा है कि संजय भाटिया जो कि MP चुने गए थे करनाल लोकसभा से, उनका भी हाथ इसके अंदर है। और आज इनको जब ये पता लगता है कि ज़मीन जो है ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की, उसका एक और मालिक जो है वो सामने आ चुका है, इन्हें जब पता लगा कि कोई रल्लन नाम का व्यक्ति है तो इन्हें मुगालता हुआ कि संदीप रल्लन जो इस एजुकेशनल सोसाइटी की ज़मीन के लड़ाई इनके साथ मिलकर के लड़ रहे थे, तो ये उनसे कहते हैं कि उन्होंने दगा किया इनके साथ। लेकिन जब इन्हें सारी वास्तविकता का पता लगा तो बात निकल करके आती है कि संदीप रल्लन के ही कोई कज़न ब्रदर हैं राजेश रल्लन, वो आज इस ज़मीन में इन्वॉल्व हो चुके हैं और अपने आप को चेयरमैन बताते हैं संस्था का। चेयरमैन बता, फोन पर बात हुई थी मेरी, वो बोले मैं चेयरमैन हूँ यहाँ का। अच्छा, मैंने ये भी कहा जी ये तो गरीब बच्चों की संस्था है जी, आप चेयरमैन कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि मैं फिर बात करूँगा आपसे। अब तक तो 1.5-2 महीना हो गया उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। अच्छा, मतलब 1.5 महीना इंतजार करने के बाद आप हमारे पास आए? हाँ, जब मैं आपके पास आया, मैं उसको जानता नहीं, घर बार नहीं जानता ही, मैं उसको कैसे करूँ? फ़ोन करे, मन करे कह दे मेरे को धमकी दे, मैंने फ़ोन नहीं किया दोबारा। जी। तो देख सकते हैं कृष्ण कुमार जी का कहना है कि 1.5-2 महीना पहले इनकी बात होती है और जिसमें राजेश रल्लन अपने आप को संस्था का चेयरमैन बताते हैं। और क्या कुछ इस ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर खरीद फरोख्त चल रही है और कौन कौन उसमें शामिल है, वो तमाम नाम जो है कृष्ण कुमार जी ने यहाँ पर उजागर किए हैं। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, इंडिया की दहाड़ हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता है,
लेकिन अगर शहर के अंदर गरीबों के हित के लिए सरकार ने कोई ज़मीन दी है, कोई संस्थान बनाया था, तो उस पर केवल और केवल गरीबों का हक होना चाहिए, उन्हीं के लिए संस्थान बनना चाहिए, ताकि उनके भविष्य के लिए वहाँ पर ITI स्कूल, इंस्टीट्यूट आदि खोल करके उनके भविष्य को निर्माण करने के लिए तमाम सुविधाएं उन्हें सरकार की तरफ से दी जाएं, ताकि गरीबों के बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में न लटके और लोग यहाँ से शिक्षा और कहते हैं सर्विस लेकर के, यहाँ पर कहते हैं एक कामकाज सीख करके, एक हुनर लेकर के, जैसे कि आजकल सरकार भी तरह तरह के रोज़गार देने की कोशिश करती है। कहते हैं जी कौशल रोज़गार के तहत लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ITI करवाने का काम करते हैं। तो फिर इन लोगों का हक छीन करके क्यों उन मालदार पार्टियों को दिया जा रहा है, जिनके पास पहले ही किसी चीज़ की कमी नहीं है? क्यों गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है? ये कहना है कृष्ण कुमार का। और आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं और आप किसके पक्ष में वोट करना चाहते हैं? उन गरीब परिवारों के जिनके बच्चे इस संस्थान में पढ़कर लिख करके आगे बढ़ेंगे, या फिर उन सरमाएदारों के जो इस ज़मीन को बेच करके मोटा मुनाफा खाना चाह रहे हैं? तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।